रूस का यूक्रेन पर हमला भारी नुकसान लेकर आया है। हर माह पुतिन अपने सैनिकों को मौत की ओर धकेल रहे हैं। ये रूसी रणनीति में कोई गलती नहीं है, बल्कि यही उसकी खासियत है। अब ये सब रूस पर भारी पड़ रहा है। यूक्रेनी खुफिया एजेंसी ने बताया कि रूस की सेना पतन के कगार पर है और आंकड़े इसे साबित करते हैं। निर्दयी आंकड़े झूठ नहीं बोलते, क्योंकि अब पहले से कहीं ज्यादा रूसी मारे जा रहे हैं। यही से पुतिन और उनकी कत्लेआम वाली बर्बर रणनीति के लिए हालात बदलने लगते हैं। रूस अपने नुकसान की भरपाई नहीं कर रहा। अप्रैल 2026 के साथ यूक्रेन की रूसी आक्रामकता के खिलाफ लड़ाई का 50वां महीना भी खत्म हुआ। आंकड़े आ गए हैं और अब अप्रैल लगातार 5वां महीना है जब यूक्रेन ने कुछ असाधारण कर दिखाया है। यूक्रेनी रणभूमि पर जितने रूसी सैनिक लड़ाई से बाहर किए जा रहे हैं, रूस उतने सैनिक भर्ती नहीं कर पा रहा। यूक्रेनी रक्षा मंत्री मिखाइलो फेडोरोव ने 5 मई की टेलीग्राम पोस्ट में ये खबर साझा की, जिसमें उन्होंने घोषणा की, अप्रैल में 35,203 रूसी सैन्यकर्मी मारे गए या गंभीर रूप से घायल हुए। सभी हारे वीडियो में प्रमाणित हैं। इसका मतलब है कि रूस लगातार 5 महीनों से जितना लामबंद कर सकता है उससे ज्यादा खो रहा है और ये नुकसान उसे धीरे धीरे जकड़ते जा रहे हैं। ये संख्या लगभग उतनी ही है जितने सैनिक रूस ने मार्च में तब खोए थे जब यूक्रेन ने रूसी हताहतों का अपना रिकॉर्ड तोड़ते हुए 35,351 सैनिक मार गिराए थे। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि मार्च में अप्रैल की तुलना में एक दिन ज्यादा होता है। फ्योदरोव के बयान के अनुसार अब रूस हर दिन 1,170 से ज्यादा सैनिक खो रहा है। अगर हम अप्रैल में एक अतिरिक्त दिन जोड़ दें ताकि यह मार्च के बराबर हो जाए, तो यूक्रेन ने अपने मासिक रिकॉर्ड को लगभग 1,000 हताहतों से आसानी से तोड़ दिया होता। मरने वालों की संख्या बढ़ रही है और जैसा कि आप जल्द ही जानेंगे, यहाँ से रूस के लिए हालात और भी खराब होने वाले हैं। भर्ती पर वापस आते हुए दिसंबर 2025 से अप्रैल 2026 के बीच के 5 महीनों में रूस ने 1,56,735 सैनिक खो दिए हैं, यूनाइटेड 24 मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक। यह औसतन प्रति माह 31,347 हताहतों की दर है। इसी अवधि के दौरान रूस ने 1,48,400 कर्मियों की भर्ती करने में सफलता पाई। ये करीब 8,300 सैनिकों की कमी है और इससे संकेत मिलता है कि यूक्रेन में रूसी बल को हर महीने करीब 2,000 सैनिक कम करने के और करीब पहुंच रहा है। शुरुआत में यह संख्या ज्यादा नहीं लग सकती, लेकिन जब रूस की पूरी रणनीति इसी उम्मीद पर टिकी हो कि उसके पास यूक्रेन से ज्यादा जनशक्ति है और वही युद्ध जीतने के लिए काफी होगी, तो सेना का घटना उसके लिए बहुत बुरी खबर है। रूस को जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई करनी होगी और जो उसके पास है उसे और बढ़ाना होगा। रूस इनमें से कोई भी काम नहीं कर रहा है, जिससे भर्ती संकट के संकेत मिलते हैं जो पुतिन को उस कदम की ओर धकेल सकते हैं जिसे वह आक्रमण की शुरुआत से टाल रहे हैं। रूस में लामबंदी आ सकती है। ये सब कुछ बदल देगा। आप सोच रहे होंगे कि यूक्रेन को ये आंकड़े कैसे पता चलते हैं। हमारे पास हताहतों का सटीक जवाब है, कुछ भी अनुमान नहीं है। हर हताहत की पुष्टि होती है, जैसा फेडोरोव कहते हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने कहा कि ये आंकड़े यूक्रेन की ड्रोन सेना प्रणाली से हैं। यह सिस्टम उन यूक्रेनी सैनिकों को बोनस देता है जो ड्रोन हमलों की फुटेज अपलोड करते हैं जिनसे हताहत होते हैं। इसका मतलब है कि यूक्रेन द्वारा सूचीबद्ध हर एक हताहत वास्तव में एक डेटा पॉइंट है जिसे सिस्टम पर अपलोड किया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय हर एक हताहत को होते हुए देख सकता है और वह सैनिकों को ई पॉइंट्स से इनाम देता है, जिनका इस्तेमाल वे अपनी लड़ाई के लिए और ड्रोन उपकरण खरीदने में कर सकते हैं। फ्योदरोव के अनुसार इससे पता चलता है कि कौन सी यूनिट्स और हथियार प्रभावी है, कितना नुकसान और दुश्मन की रोजाना हानि कितनी है। ये यूक्रेन द्वारा जारी रूस की भर्ती मुहिम की पोल खोलने वाले हताहत आंकड़ों में एक और दिलचस्प पहलू जोड़ता है। पिछले 5 महीनों में 1,56,735 रूसी हताहत केवल वही हैं जिन्हें यूक्रेन अपनी ड्रोन सेना प्रणाली के जरिए पुष्टि कर पाया है। इसके अलावा और भी बहुत से होंगे। जो तोपखाना हमला फिल्माया नहीं गया वह हताहतों की सूची में जुड़ जाता है। यूक्रेन जब कमांड पोस्ट जैसी इमारतों पर मीडियम रेंज हमले करता है तो हताहतों की संख्या बढ़ती है, चाहे ड्रोन उन्हें रिकॉर्ड करे या नहीं। 1,56,735
दिसंबर 2025 से अप्रैल 2026 के बीच रूसी हताहतों की न्यूनतम संख्या है। वास्तविक संख्या हजारों अधिक हो सकती है। पहले से ही गहरे घाव पर नमक छिड़कने वाली बात यह है कि यूक्रेन अब तक की तुलना में कम पैसे में ही इतने शानदार हताहत दर हासिल कर रहा है। यूक्रेन सशस्त्र बलों के मानव रहित प्रणाली बलों के कमांडर रॉबर्ट ब्राउडी ने फ्योडोरोव के दावे दोहराए, साथ ही बताया कि यूएसएफ यूक्रेन के हताहत आंकड़े कैसे बढ़ा रहा है। ब्राउडी के अनुसार यूएसएफ ने अप्रैल महीने में 10,581 रूसी सैनिकों पर हमला किया था। यह अपने आप में दिलचस्प है क्योंकि यह दिखाता है कि ड्रोन सेना प्रणाली में दर्ज किए जा रहे हताहतों में से लगभग 2/3 जमीनी मोर्चे पर मौजूद सामान्य सैनिकों के कारण होते हैं। ये सैनिक यूएसएफ के नहीं हैं, लेकिन रूस के खिलाफ ड्रोन चला रहे हैं। यूएसएफ के आंकड़ों के अनुसार ब्रोडी कहते हैं कि यूएसएफ प्रति रूसी सैनिक को हताहत करने पर सिर्फ $882 खर्च कर रहा है, जो बहुत कम है। रूस यूक्रेन में सैनिकों को 1 महीने की लड़ाई के लिए उससे भी ज्यादा पैसे दे रहा है। ब्रोवडी के अनुसार ड्रोन के प्लास्टिक और धातु के बदले दुश्मन के संसाधन खर्च करवा देना आधुनिक युद्ध के सबसे असरदार सौदों में से एक है, और यहाँ उनके साथ बहस करना मुश्किल है। सिर्फ कुछ $100 में आने वाला एक ड्रोन अब रूस को एक सैनिक, उस सैनिक के पास मौजूद सारा सामान और उस सैनिक को सबसे पहले मोर्चे तक लाने में लगाए गए सारे पैसे की कीमत चुका सकता है। अब ऐसे युद्ध में जिसका फैसला युद्ध क्षेत्र की अर्थव्यवस्था कर रही है, इस तरह का निवेश पर प्रतिफल निर्णायक साबित होता है। जैसा वीडियो में कहा था, रूस की स्थिति और बिगड़ने वाली है। आइए देखें कैसे। पिछले 5 महीनों में यूक्रेन ने रूस को जितना संभव हो उतने हताहत पहुंचाने की रणनीति अपनाई है। इस तरीके से एक संचालन मानक जुड़ा है। यूएसएफ में अब मुख्य मानक यह है कि हमले के लक्ष्यों में कम से कम 30% दुश्मन सैनिक होने चाहिए। पिछले 11 महीनों में यूएसएफ ने 29.59% की भरपाई है, जिससे लगता है सुधार की जरूरत है, लेकिन हम ऊपर की ओर बढ़त देख रहे हैं। उन 11 महीनों के दौरान यूएसएफ ने 90,470 सैनिकों को समाप्त किया है। अप्रैल में यूएसएफ ने करीब 10,500 सैनिकों को नष्ट किया, जिससे मासिक आंकड़ों में बढ़ोतरी दिखती है। अभी भी बढ़ने के लिए काफी जगह है, और इसका मतलब है कि रूस की हताहत दर जल्द ही और भी ज्यादा हो सकती है। यूक्रेन का एक प्रमुख मानक है 50,000 मासिक हताहतों का लक्ष्य, जिसे फ्योदोरोव ने जनवरी में रक्षा मंत्री बनते ही तय किया। फ्योदोरोव का तर्क साफ है, अगर रूस हर महीने 50,000 सैनिक खोता है तो वो हमला जारी नहीं रख सकेगा। इस समय भर्ती में गिरावट के कारण उस हमले को बनाए रखना ही डगमगा रहा है। यूएसएफ बेंचमार्क की तरह 50,000 का लक्ष्य आगे बढ़ने की संभावनाएं दिखाता है। फेडोरोव के लक्ष्य के लिए हर महीने और 18,000 हताहत जरूरी होंगे, जो ज्यादा लगता है पर ऐसा नहीं है। कारण यह है कि पिछले 5 महीनों में रूस ने लगातार कम उपलब्धियों के बदले रिकॉर्ड संख्या में हताहत झेले हैं और बदले में लगातार कम लाभ पाया है। इतना ज्यादा कि अप्रैल में रूस ने अगस्त 2024 के बाद पहली बार शुद्ध क्षेत्रीय नुकसान दर्ज किया। इसका मुख्य कारण है कि यूक्रेन का भूभाग इस समय आगे बढ़ने वाली सेना के लिए बेहद खराब है। कड़ाके की ठंड के बाद अब गीली कीचड़ भरी वसंत ऋतु है, जिससे रूसी हमला धीमा और सैनिक फंसे हैं। यानी यूक्रेन को अभी रूसी सेना के उतने हमले नहीं झेलने पड़ रहे जितने मई और गर्मियों में होंगे। फिर भी यूक्रेन रूसी सेना को भारी हताहत पहुंचा रहा है। पुतिन की रणनीति सिर्फ सैनिकों की संख्या पर टिकी है। जितना हो सके उतना तोप का चारा यूक्रेन की रक्षा पंक्तियों से टकराने भेजो, शायद जीत मिल जाए। गर्मियों में जमीन सख्त होने पर पुतिन उसी रणनीति पर ज्यादा निर्भर करेंगे। और भी ज्यादा रूसी सैनिक हमले करेंगे और यूक्रेन के ड्रोन इन सैनिकों को और भी ज्यादा संख्या में मार गिराएंगे, जितना हम अभी देख रहे हैं। अगर यूक्रेन के मिड रेंज हमले भी हों तो रूसी सेना के लिए गर्मी विनाशकारी हो सकती है। यूरोमैदान प्रेस के मुताबिक अप्रैल में 20 से 150 किलोमीटर 1290 मील दूर यूक्रेनी हमलों में तेज बढ़ोतरी हुई है। यूक्रेन ने अप्रैल में ऐसे हमले मार्च से दुगुने और फरवरी से 4 गुना बढ़ा दिए। फिर से हम देख रहे हैं कि यूक्रेन की क्षयकारी रणनीति का व्यवस्थित तरीका कैसे सामने आ रहा है। मध्यम दूरी के हमलों में रूस के अग्रिम मोर्चे का समर्थन करने वाले कई ठिकाने जैसे कमांड पोस्ट, लॉजिस्टिक्स हब और डिपो नष्ट होते हैं।
उस समर्थन के बिना सैनिक असुरक्षित हो जाते हैं और हताहत बढ़ना स्वाभाविक है। इसी दौरान रूस उसी भर्ती संकट से जूझ रहा है जिसका पहले जिक्र हुआ था। पुतिन इतने लोगों को अनुबंध पर नहीं ला पा रहे कि वे युद्ध में जाए और मरे, यही उन्हें हताश कर रहा है। रूस भर्ती के लिए बेतहाशा कोशिशें कर रहा है और यही यूक्रेन के भारी हताहत आंकड़ों के पीछे छुपी बड़ी समस्या है। लेकिन उससे पहले ये है द मिलिट्री शो और हम आपको सुर्खियों के पीछे छुपी पूरी तस्वीर दिखाते हैं। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बटन दबाएं ताकि आप आगे रहे। अब रूसी भर्ती, इसमें कुछ गड़बड़ हो रही है। 13 अप्रैल की रिपोर्ट में मिलितानी ने बताया कि 2026 की पहली तिमाही में रूस की भर्ती 2025 की इसी अवधि की तुलना में 20% कम है। पिछले साल रूस हर दिन कहीं भी 1000 से 1200 सैनिकों की भर्ती कर रहा था, जो शायद यूक्रेन में उसे हो रहे नुकसान की भरपाई के लिए पर्याप्त था। 2026 तक आते आते रोजाना भर्ती घटकर लगभग 800 रह गई है। यही वजह है कि अब हम यूक्रेन द्वारा बताई जा रही कमी को देखना शुरू कर रहे हैं। ये सब तब हो रहा है जब भर्ती के नगद प्रोत्साहन बढ़ रहे हैं। मिलितानी कहते हैं कि अब रूसी संघीय सरकार मानक रूप से 4 लाख रूबल यानी लगभग $5,300 का साइनिंग बोनस देती है। यह बोनस अक्सर क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा और अधिक पैसे देने से बढ़ जाता है, जिसका मतलब है कि औसत रूसी स्वयंसेवक भर्ती को अब सिर्फ नाम साइन करने के लिए 1.47 मिलियन रूबल यानी $19,600 से भी ज्यादा मिल रहे हैं। कोटा पूरा करने के दबाव में क्षेत्रीय सरकारें अपने बजट का औसतन 4% सैनिक भर्ती पर खर्च कर रही हैं। कुछ क्षेत्रों में खर्च 10% तक है और ये पैसा उन बजटों से लिया जा रहा है जो रूसी लोगों के जीवन स्तर के लिए होना चाहिए था। फोर्सेस न्यूज यह भी बताता है कि रूस अतिरिक्त प्रलोभन के तौर पर अत्यधिक उदार मुआवजा योजनाएं भी पेश कर रहा है। जो लोग यूक्रेन में घायल होते हैं वे $36,000 की राशि प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते उनकी चोट काफी गंभीर हो। अगर सैनिक युद्ध में मारे जाते हैं तो पैसा उनके परिवार को मिलता है। और फिर भी इन भारी भरकम और कुछ लोग कह सकते हैं कि अस्थिर वित्तीय प्रोत्साहनों के बावजूद रूस अभी भी उतने सैनिकों की भर्ती नहीं कर पा रहा है जितने सैनिकों की कमी यूक्रेन द्वारा रूसी सेना पर किए जा रहे भारी नुकसान के कारण हो रही है। और ये और भी बुरा हो जाता है, अब दूसरे देश रूसी सैन्य भर्ती में बाधा डालने के तरीके खोज रहे हैं। 5 मई को मॉस्को टाइम्स ने रिपोर्ट किया कि यूनाइटेड किंगडम ने प्रतिबंधों का एक नया दौर शुरू किया है जो मुख्य रूप से 35 को निशाना बनाता है। रूस की मदद कर कमजोर प्रवासियों की रूसी सेना में भर्ती कराने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को यूनाइटेड किंगडम ने कहा है कि एक बर्बर नेटवर्क रूस प्रवासियों को पुतिन के लिए तोप का चारा बनने के लिए लुभा रहा है। रूसी नागरिकता की संभावना अक्सर यहाँ लालच के रूप में इस्तेमाल की जाती है, साथ ही ऊंची तनख्वाह भी दी जाती है। इसका मतलब रूस घरेलू भर्ती की कमी को कुछ हद तक पूरा कर सकता है क्योंकि वह विदेशों से लोगों को बहला फुसलाकर उस युद्ध में लड़ने के लिए भेज रहा है जिसका उनसे कोई लेना देना नहीं है। अगर अमेरिका और यूरोपीय संघ जैसे देश भी ऐसे प्रतिबंध लगाते हैं तो रूस की भर्ती का एक और रास्ता बंद हो जाएगा और मौजूदा समस्याएं और बढ़ेंगी। अब रूस के लिए आंकड़े बस मेल नहीं खाते, लेकिन पुतिन के लिए असली समस्या ये है कि रूस की भर्ती में कमी उन्हें और भी ज्यादा हताश कदम उठाने के लिए मजबूर कर रही है। आइए एक पल के लिए प्रवासी रंग रूटों पर ही ध्यान दें। 29 अप्रैल को कीव इंडिपेंडेंट ने बताया कि यूक्रेनी खुफिया एजेंसी ने 2026 में रूसी सेना में हजारों विदेशी लड़ाकों की त्वरित भर्ती की रूसी योजना का खुलासा किया। इसका उद्देश्य 18,500 प्रवासियों को भर्ती करना है, जो रूस की मौजूदा मासिक हताहत दर के अनुसार करीब आधे महीने के सैनिकों के समान है। यूक्रेन ने 30 मार्च तक रूस की सेना में लड़ रहे 27,407 विदेशी नागरिकों की भी पहचान की है। नवंबर 2025 में यह संख्या करीब 18,000 थी, जो दिखाता है कि ब्रिटेन ने हाल ही में प्रतिबंध क्यों लगाए। पुतिन को सेना की संख्या बढ़ाने के लिए विदेशी लड़ाकों की जरूरत है, लेकिन यह तथ्य कि वह इनका इस्तेमाल कर रहे हैं यह दिखाता है कि वह कितने मजबूर हो गए हैं। यह तो छोड़ ही दीजिए कि इन तथाकथित सैनिकों में से ज्यादातर को रूसी सेना में शामिल होने के लिए धोखा दिया जा रहा है। ज्यादातर लोग रूसी भाषा का एक शब्द भी नहीं बोल पाएंगे, उन्हें कोई असली प्रशिक्षण नहीं मिलेगा, वे अपने आदेशों को सही से नहीं समझ पाएंगे, जिससे वे मोर्चे पर प्रभावी नहीं रहेंगे। पुतिन यहाँ प्रतिभा के लिए भर्ती नहीं कर रहे हैं, वे जो भी मिल सकता है उसे ले रहे हैं,
क्योंकि उनकी एकमात्र प्राथमिकता ये सुनिश्चित करना है कि तोप का चारा लगातार मिलता। रूस के विदेशी भर्ती नेटवर्क्स पर सख्ती यह हताश कदम रोक देगी। पुतिन रूस की भर्ती में गिरावट दूर करने को लेकर चारों तरफ आखिरी दांव चल रहे हैं। हमने भर्ती होने वालों को दिए जा रहे बेहिसाब पैसों पर बात की थी। अब पुतिन दो ऐसे समूहों को निशाना बना रहे हैं जिन्हें रूस खोने का जोखिम नहीं उठा सकता। देश के युवा और वे लोग जो पुतिन के युद्ध से डगमगाती अर्थव्यवस्था को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। रूस के विज्ञान और उच्च शिक्षा मंत्री वैलेरी फाल्कोव ने यूनिवर्सिटियों से कहा है कि कम से कम 2% छात्र रूसी रक्षा मंत्रालय के साथ अनुबंध साइन करें। प्रावदा के अनुसार अगर फाल्कोव की बात मानी जाती है तो इसका मतलब होगा कि हर साल कम से कम 44,000 विश्वविद्यालय के छात्र यूक्रेन की ओर भेजे जाएंगे। अगर यह आदेश विश्वविद्यालयों के बाहर अन्य प्रकार के उच्च शिक्षा कॉलेजों को भी शामिल करता है तो यह संख्या बढ़कर 76,000 हो जाएगी। लेकिन रूस के युवाओं को पुतिन के लिए मरने के लिए मनाने की इस कोशिश से भी बुरा है उन पर डाला जा रहा लगातार दबाव। रेडियो फ्री यूरोप, रेडियो लिबर्टी ने फरवरी में रिपोर्ट किया कि रूस के हायर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में छात्रों को या तो निष्कासित होने या रक्षा मंत्रालय के साथ अनुबंध करने का विकल्प दिया जा रहा है। अन्य विश्वविद्यालय भी इसी राह पर चल रहे हैं। कुछ ने तो छूटे हुए असाइनमेंट्स के लिए ग्रेस पीरियड घटाकर सिर्फ 2 हफ्ते कर दिया है और वही शर्तें लागू की है। अगर छात्र 2 हफ्ते की समय सीमा पूरी नहीं कर पाता है तो उसे निष्कासित कर दिया जाता है। वे रक्षा मंत्रालय में शामिल होकर ऐसी संस्था में पढ़ाई जारी रख सकते हैं जिससे वे यूक्रेन युद्ध में भाग लेंगे। पुतिन ने रूस की शैक्षणिक संस्थाओं को और लोगों को मौत की चक्की में झोंकने का जरिया बना दिया है। वह रूस के व्यवसायों के साथ भी यही करने की कोशिश कर रहे हैं। रियाजान में क्षेत्रीय गवर्नर ने स्थानीय व्यवसायों को एक दिलचस्प आदेश जारी किया है। मॉस्को टाइम्स के अनुसार आदेश ये है कि जिन कंपनियों में 300 तक कर्मचारी हैं उन्हें रूसी सेना के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए 2 उम्मीदवार नामित करने होंगे। अगर कंपनी में 500 या अधिक कर्मचारी हैं तो यह संख्या बढ़कर 5 उम्मीदवारों की हो जाती है। जरूरी नहीं कि सिर्फ व्यवसाय निशाना बन रहे हों। नए आदेश में संगठन और संस्थान जैसे व्यापक शब्दों का इस्तेमाल हर समूह को निशाना बनाने का मौका देता है। हमें यहाँ कोई समस्या नजर नहीं आती। बिल्कुल भी संभावना नहीं है कि व्यवसाय मालिक अपनी निजी दुश्मनी निकालने के लिए अपने कर्मचारियों को मरने भेजेंगे और निश्चित ही कोई संभावना नहीं है कि रियाजन संघर्ष कर रहे व्यवसायों को धीरे धीरे पंगु बना देगा अपने कर्मचारियों को मरने भेजकर। व्यंग छोड़े तो यह पागलपन है। यह उतना ही निराशाजनक है जितना रूस का सेना में शराबियों की भर्ती करना, जैसा रेडियो फ्री यूरोप, रेडियो लिबर्टी की 2 अप्रैल की रिपोर्ट में बताया गया। ये रिपोर्ट जेगोर स्पिनिच की है जो एक रात ज्यादा शराब पीने के बाद खुद को उस जगह पाते हैं जिसे वे डिटॉक्स सेंटर समझते थे। वह एक सैन्य भर्ती कार्यालय था जहां पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर भेजा था। स्पिनिच के हस्ताक्षर भर्ती के कागजों पर थे और वो यूक्रेन के लिए रवाना हो गए थे। ऐसा लगता है कि रूस में यह चाल अब काफी आम होती जा रही है। हद तो तब हो जाती है जब कोई रूसी वोडका के कुछ पैग भी चैन से न पी सके, बिना पुतिन के शैतानी युद्ध में जबरन घसीटा जाए। हमें नहीं लगता कि जो लोग नशे में सड़कों पर मिलते हैं वे सैनिक बनने के उपयुक्त हैं। रूस नए सैनिकों की भर्ती के लिए कितने भी तरीके अपनाए, एक साधारण तथ्य नहीं बदलता। यह पर्याप्त नहीं है और पुतिन नोट करते हैं। रूस के राष्ट्रपति अब रूसी सेना के पूरी तरह से ढहने को वास्तविक समय में देख रहे हैं और वे जानते हैं कि खून बहने से रोकने के लिए उनके पास केवल एक ही विकल्प है। रूसी जनता पर धीरे धीरे लामबंदी की आहट आ रही है। इसके होने के पहले ही संकेत मिल रहे हैं। 20 फरवरी को यूरो न्यूज ने रिपोर्ट किया कि क्रेमलिन एक सीमित भर्ती प्रणाली विकसित करने की योजना बना रहा है ताकि यूक्रेन में संख्या बढ़ाने के लिए रिजर्व सैनिकों को जबरन बुलाया जा सके। ये पूरी तरह से लामबंदी नहीं है, लेकिन ये उसके काफी करीब पहुंच रहा है। पुतिन जानते हैं कि जो युद्ध कुछ दिनों में खत्म होना था उसे 4 साल तक लड़ते लड़ते लोग अब धैर्य खो रहे हैं। अगर लामबंदी शुरू की गई तो पुतिन को विद्रोह का सामना करना पड़ सकता है। यही वो नतीजा है जिसे यूक्रेन हासिल करना चाहता है। पुतिन के प्रवक्ता पहले से यह माहौल बना रहे हैं कि रूस को आगे क्या करना पड़ेगा। रूसी समाचार एजेंसी टास ने 3 मई को दिमित्री पेस्को का हवाला दिया। उन्होंने कहा, आप देख सकते हैं
कि यूरोपीय अपने बलों को लामबंद कर रहे हैं, एक अत्यधिक रूस विरोधी अभियान को ट्रिगर के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। वे सैन्य विस्तार पर भारी खर्च करने के लिए तैयार है। इसका मतलब है, ओह दोस्तों, यूरोप मजबूत हो रहा है। रूस को इस खतरे से निपटने के लिए और सैनिकों की जरूरत पड़ेगी। क्रेमलिन के प्रवक्ता का दावा है कि यूरोप के साथ कड़े टकराव का दौर आने वाला है। असल में वह रूसी जनता को पुतिन द्वारा जल्द ही यूक्रेन में लड़ने के लिए मजबूर किए जाने के लिए तैयार कर रहे हैं। अब इसे कोई नहीं रोक सकता। 5 लगातार महीने जब भर्ती नुकसान की भरपाई नहीं कर पा रही है, ये दिखाता है कि रूसियों में पुतिन के युद्ध के प्रति रुचि कम होती जा रही है। और जैसे जैसे यूक्रेन उन रणनीतियों पर और अधिक निर्भर होता जा रहा है जिनके कारण दिसंबर से रूस को विनाशकारी स्तर की हताहतें झेलनी पड़ी है, पुतिन और अधिक संकट के कगार पर पहुंचते जा रहे हैं। बेताब भर्ती रणनीतियां विफल है। अब लामबंदी होने वाली है और भले ही वो अभी इसे नहीं देख पा रहे हैं, रूस पहले ही ये युद्ध हार चुका है और वो आखिरी बेतहाशा कदम पुतिन का अंत साबित होगा। जिन लोगों को रूस अब भी भर्ती कर सकता है वे ज्यादा दिन जीवित नहीं रहते। कुछ ऐसा है जो रूस के 90% सैनिकों को मोर्चे पर पहुंचने से पहले ही मार रहा है और हम इसे 2 शब्दों में समेट सकते हैं, किल जोन। क्या आप और जानना चाहते हैं? हमारा वीडियो देखें कि यूक्रेन ने रूस के क्षयकारी युद्ध को कैसे पलटा और वैसी हताहत दरें कैसे हासिल की जैसी हमने 2026 में देखी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करें। हम यूक्रेन युद्ध को आंकड़ों में समझाते हैं। धन्यवाद।